Hello everyone. You all are welcome on my YouTube channel, my online classroom, and today in this video we are going to continue the same chapter of class 12th, chapter 6 political science, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए इससे पहले का जो कंटेंट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। और इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक है, तो आप जब भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो देखिए मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग 144p पे कर लीजिए, जिससे आपका काफ़ी हद तक डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरा। और देखिए नाम ही है हेडिंग का, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। तो हम बिल्कुल यूएन के स्ट्रक्चर्स और उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पैरा जो है वो है, वाइल द केस फॉर रिफॉर्म हैज़ वाइड स्प्रेड सपोर्ट, गेटिंग एग्रीमेंट ऑन व्हाट टू डू इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, अगर हम पूरा का पूरा केस देखेंगे रिफॉर्म का कि किस तरह से हमें रिफॉर्म करने, तो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा कि हाँ इसको रिफॉर्म चाहिए, इसमें रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, सुधार चाहिए। ठीक है, बट अगर आप गेटिंग एग्रीमेंट ऑन व्हाट टू डू इज़ डिफ़िकल्ट, बट अगर आप एग्रीमेंट पे देखें कि किस तरह के काम करने चाहिए, किस तरह के सुधार होने चाहिए, क्या आपको लगता है कि इतना आसान काम है? देखिए बोलना बहुत आसान होता है पर करना बहुत मुश्किल होता है। लेट अस एग्जामिन द डिबेट ओवर रिफॉर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो चलिए अब हम एग्जामिन करते हैं इस चैट को और इस चीज़ को। और डिबेट हो रहा था ओवर रिफॉर्म यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि किस तरह से रिफॉर्म होने चाहिए यूएन में। तो देखिए क्या होता है फिर इन 1992 में जो यूएन है जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन। तो 1992 में यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन जो है, एक संकल्प पत्र आप कह सकते हो, उसको अडॉप्ट किया गया। द रेजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड 3 मेन कंप्लेंट्स। ठीक है, और इस रेजोल्यूशन में जो सुधार की बात हो रही है, किस तरह का सुधार चाहिए, उससे रिगार्डिंग 3 मेन कंप्लेंट्स। ठीक है, टैब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, तब तो आप सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और देखिए इसको याद रखिएगा, यही आपके मेन 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन भी आपका बनेगा, तो जब आप नोट्स भी लिखोगे तो आप यही पॉइंट्स लिखिएगा। ठीक है, और बहुत आसान है आपका नोट्स लिखना। तो देखिए द रेजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड 3 मेन कंप्लेंट्स की इस रेजोल्यूशन जो 1992 में पास हुआ था यूएन जनरल असेंबली में, उसमें 3 मेन पॉइंट्स है। फर्स्ट, द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज। अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल बहुत लंबे समय से रिप्रेजेंट नहीं कर रही हो, क्या नहीं रिप्रेजेंट कर रही, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज, यानी समकालीन विश्व में जो पॉलिटिकल राजनीतिक वे में जो रियलिटीज होनी चाहिए वास्तविक, वो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। उसका सेकंड, इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पार्ट्स। इसके साथ ही जो भी इसमें फैसले लिए जाते हैं, यानी यूएन में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज। ठीक है, वेस्टर्न वैल्यूज मतलब सिर्फ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, उन्हीं की इच्छाओं को पूरी करते हुए नजर आते हैं। इनके जो भी फैसले यूएन लेती है, ठीक है, उन्हीं के फायदे की बात होती है और हमेशा ज़्यादातर वो डोमिनेट भी करते हैं फ्यू पास के द्वारा ही पूरी की पूरी यूएन जो है वो डोमिनेटेड भी होती है। थर्ड पॉइंट है, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप ओवरऑल इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे तो ये इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन में बहुत पीछे हो जाती है, क्योंकि इक्विटेबल मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही पावरफुल या डोमिनेटिंग कंट्रीज का ही रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहता है, बाकी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा यहाँ पे रहता नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में, इन तीनों पॉइंट्स के बाद, इन व्यू ऑफ दिस ग्रोइंग डिमांड्स फॉर the restructuring of the UN on 1st January 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how they। ठीक है, तो इस व्यू में देखा जाए ग्रोइंग डिमांड्स, जिस तरह से डिमांड्स बढ़ती जा रही है कि रीस्ट्रक्चर होना चाहिए यूएन का, इसको फिर से इसका गठन होना चाहिए। और इसी से रिगार्डिंग 1 जनवरी 1997 में जो यूएन सेक्रेटरी जनरल कॉफी एनन उन्होंने एक इंक्वायरी बिठा ली इसमें इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म। ठीक है, कि अगर रिफॉर्मेशन की बात हो रही है, रीस्ट्रक्चर की, इसके फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाए तो कैसे किया जाए। ठीक है, इस पे एक बैटिंग बुलाई। और हाउ फॉर इंस्टेंस शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स बी चूजन। इसके साथ इस इंस्टेंस में उन्होंने ये भी बोला कि किस तरह से आप चाहते हो कि जो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं जो यूएन के, वो किस तरह से चुने जाएं। नेक्स्ट पैरा है, इन द ईयर सिंस देन, और उसके बाद से ही, द फॉलोइंग आर जस्ट सम ऑफ द क्राइटेरिया दैट हैव बीन प्रपोज्ड फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अ न्यू मेंबर इट हैज बीन सजेस्टेड शुड बी। ठीक है, और इसी से रिगार्डिंग क्राइटेरिया को प्रपोज किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो न्यू परमानेंट मेंबर्स जो हैं यूएन के और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के, उन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो किस तरह से चुने जाएंगे। ठीक है, उनको किस तरह से आप चूज करोगे। तो एक देखिए, एक न्यू जो मेंबर है उसको जब आप चूज करना है तो किस तरह से, अ न्यू मेंबर हैज बीन सजेस्टेड शुड बी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात कि आ मेजर इकोनॉमिक पावर।
ठीक है। अगर कोई भी एक न्यू मेंबर आप उसको चुन रहे हो, उसको सजेस्ट कर रहे हो, तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक मेजर इकोनॉमिक पावर, यानी उनकी जो इकोनॉमिक पावर है वो बहुत ही कह सकते हो कि बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। सेकंड, आ मेजर मिलिट्री पावर, की उसके पास जो मिलिट्री पावर है वो है कि नहीं है। सेकंड, आ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, जो यूएन का बजट है उसमें एक सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉन्ट्रीब्यूट भी करे। इसके बाद देखिए, या बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन वाइज भी वो एक बिग नेशन होना चाहिए, यानी बड़ा कंट्री होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, और ऐसा एक कंट्री जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करता है वो इसका मेंबर इस तरह से हो सकता है। तो मतलब ये कुछ क्वालिटीज वो बता रहे हैं। इसका लास्ट है, अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड कल्चर। इसके साथ ही एक ऐसी कंट्री जो इस काउंसिल को और ज़्यादा रिप्रेजेंट करे, ठीक है, वर्ल्ड्स की डाइवर्सिटी में, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो जोग्राफी वे में हो, जोग्राफिकल वे में हो, इकोनॉमिक सिस्टम में हो या कल्चर वे में हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है। इसके बाद देखिए बताया गया है वर्ल्ड बैंक के बारे में, बट इससे पहले देख लिए क्लियरली, अगर इस पॉइंट्स को हम पढ़ के देखें तो क्लियरली ईच ऑफ दिस क्राइटेरिया हैज सम वैलिडिटी, ठीक है। तो हर एक क्राइटेरिया के बाद भी कुछ वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी मतलब कितने ड्यूरेशन तक। तो गवर्नमेंट सो एडवांटेजेस इन सम क्राइटेरिया एंड डिसएडवांटेजेस इन अदर डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन। तो देखिए हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो उनको इन क्राइटेरिया में कुछ एडवांटेजेस, मतलब वो कुछ पॉइंट्स में तो खरी उतर जाती है कि ठीक है मैं भी मेंबर बन सकता हूँ इसका या इस काउंसिल का, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी उनको फेस करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन दी इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस, कि उनके इंटरेस्ट और इच्छाओं के हिसाब से। तो इवन इफ दे हैड नो डिजायर टू बी मेंबर्स देमसेल्व्स, कंट्री कुड सी दैट द क्राइटेरिया वर प्रॉब्लमेटिक। और मान लीजिए कि अगर उनमें डिजायर भी ना हो किसी मेंबर की इसमें वो बने, कोई भी कंट्री इसमें मेंबर बने, तब भी कंट्री को इस क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लमेटिक यानी कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं। हाउ बिग एन इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर डिड यू हैव टू बी टू क्वालिफाई फॉर सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। तो क्या प्रॉब्लमेटिक वे है, कि क्या आपको लगता है कि एक इकोनॉमिक वे में या मिलिट्री पावर अगर आपके पास है तो क्या ये सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप लेने के लिए एक क्वालिफाई एग्जाम चल रहा है क्या, कि आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी मिलिट्री पावर होनी चाहिए। तो व्हाट लेवल ऑफ बजट कंट्रीब्यूशन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लोग सोचते हैं कंट्रीज कि किस तरह का बजट कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि कितना कितना बजट देना पड़ेगा। अगर हम इतना ही पैसा यहीं पे दे देंगे तो हम अपनी कंट्री में क्या इन्वेस्ट करेंगे। तो व्हाट लेवल ऑफ बजट कंट्रीब्यूशन वुड enable a state to buy its way into the council। तो क्या इस तरह के बजट कंट्रीब्यूशन भी जरूरी है। और वॉज अ बिग पॉपुलेशन एन एसेट और अ लायबिलिटी फॉर अ कंट्री ट्राइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन द वर्ल्ड। इसके साथ अगर पॉपुलेशन बोली गई कि नहीं, पॉपुलेशन वाइज भी आपकी कंट्री बड़ी होनी चाहिए, तो पॉपुलेशन में ये भी तो देखना है कि कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एक एसेट है या एक लायबिलिटी है, यानी एक प्रॉफिट है या फिर एक बोझ है किसी भी कंट्री के लिए। तो एक क्योंकि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन एक अच्छी पॉपुलेशन होगी, एक ह्यूमन कैपिटल होगी, तो जाहिर सी बात है वो कंट्री काफ़ी ग्रोथ करेगी। बट अगर उसी के आगे अगर हम अगेंस्ट चलें, ठीक है, उसका अलग चलें, उल्टा चलें, अपोजिट चलें, तो अगर पॉपुलेशन लायबिलिटी है, ठीक है, अगर अच्छी पॉपुलेशन नहीं है, कैपिटल नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, बोझ बन के रहती है सरकार पे, तो वो कंट्री तो ग्रोथ कर ही नहीं पाएगी। तो ये किस तरह का क्राइटेरिया हुआ। इफ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि डेमोक्रेसी के लिए रिस्पेक्ट हो, ह्यूमन राइट्स के लिए अगर ये रिस्पेक्ट हो, ये क्राइटेरिया है, तो कंट्रीज विद एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स वुड बी इन लाइन टू बी मेंबर्स। तो इस तरह के काफ़ी हद तक कंट्रीज हैं जहाँ पे इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाए गए, एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स हैं, तो उनको क्यों नहीं मेंबर्स की लाइन में खड़ा करते हैं। बट वुड दे बी इफेक्टिव एज काउंसिल मेंबर्स, क्या तो इस तरह से वो इफेक्टिव है काउंसिल मेंबर्स के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस जो क्राइटेरिया दिया गया है वो काफ़ी कंट्रीज को लगता है कि कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया गया, तो वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद इसका गठन हुआ था। और इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, इसका फोकस कहाँ है, ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज पे ज़्यादा फोकस है। इट वर्क्स किस लिए काम करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, इरीगेशन के लिए, रूरल सर्विसेज के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, पोल्यूशन रिडक्शन, एस्टैब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग रेगुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स है, अर्बन रीजनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड गवर्नेंस, यानी एंटी करप्शन, डेवलपमेंट ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन, इन सब के लिए काम करती है। तो ये याद रखिएगा आप। और इसके साथ ही इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द मेंबर कंट्रीज, और जो इसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं यूएन की, उनको ये लोन्स भी देती है और ग्रांट्स भी देती है, ठीक है। इन दिस वे इट एक्सरसाइजेस इनॉर्मस इन्फ्लुएंस, इसी की वजह से इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन पर पड़ता है। इट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द poorer nations, attaching stringent conditions to its loans and forcing free market reform। इसके साथ ही देखिए इसका क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि किस तरह से सेटिंग कर रही है इकोनॉमिक एजेंडा फॉर द पुअरर नेशंस के साथ, और अटैचिंग इंस्ट्रिगेट ठीक कंडीशंस टू इट्स लोन, वो किस तरह से कड़े प्रतिबंध लगाती है कि जो इसके लोन्स होते हैं उसको किस तरह से रिपे किया जाए, ठीक है, उसमें भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। इसके साथ ही ये जो
फ्री मार्केट रिफॉर्म्स में भी फोर्स करती है। इसके बाद देखिए वर्ल्ड बैंक के बाद जो टॉपिक है आपका, तो यही हमारा चल रहा है कि यूएन में किस तरह के रिफॉर्म होने चाहिए। तो फर्दर मोर हाउ वाज द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी रिजॉल्व। तो इसके बाद देखिए आप जो मैटर हमें समझना है कि जो रिप्रेजेंटेशन का है मैटर कि कौन कितना रिप्रेजेंट करेगा, उसको किस तरह से रिसॉल्व किया जाए। डिड इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ज्योग्राफिकल टर्म्स मीन दैट देयर शुड बी वन सीट ईच फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। तो देखिए जो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन कहा था कि हर जगह से क्योंकि हमें पता है यूएन में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, कहीं से कुछ है तो कहीं से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो कहीं से बहुत कम लोग हैं। तो अगर जियोग्राफिकल टर्म्स में देखा जाए, ये बात को समझा जाए, इक्विटेबल यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि एक एक सीट जो है वो एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से होनी चाहिए। शुड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे हैंड में देखा जाए, दूसरे तरीके से, बी बाई रीजन्स और सब रीजन्स रेदर देन कॉन्टिनेंट्स। तो क्या ऐसा नहीं कि रीजन्स और सब रीजन से आप एक एक सीट दे दीजिए रेदर देन कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट्स में ना दीजिए एक एक सीट। तो वाई शुड द इशू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन भी डिसाइडेड बाई ज्योग्राफी। तो अगर यही तरीका है कि आप जो है कॉन्टिनेंट से ना लेके आप रीजन्स और सब रीजन से लीजिए, तो ये जो तरीका है, ठीक है, कि इस तरह के जो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, तो वो किस बेसिस पे की जा रही है ज्योग्राफिकल वे में, ठीक है, या तो आप कॉन्टिनेंट्स वे पे लीजिए या फिर आप सब रीजन्स या रीजन्स वे पे लीजिए। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रही बात। फिर देखिए वाई नॉट बाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात ये भी हो रही है कि क्यों ना आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल से लीजिए, वाई नॉट, इन अदर वर्ड्स देखा जाए तो गिव मोर सीट्स टू। तो आपको क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट्स हैं वो किसको देनी चाहिए, मेंबर्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड की, जो डेवलपिंग वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जो उभर के सामने आ रही है, अच्छा काम करिए, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स दीजिए। इवन हियर देयर आर डिफिकल्टीज, ठीक है, इसके साथ ही इसमें भी कुछ डिफिकल्टीज हैं। डिफिकल्टीज क्या है, द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मैनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर डेवलपिंग वर्ल्ड की बात की जाए, डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाए, तो उनके अगर आप लेवल देखोगे डेवलपमेंट का, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। व्हाट अबाउट ऑफ कल्चर, ठीक है, उनका कल्चर किस तरह का है। शुड डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशन बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन अ मोर बैलेंस्ड वे। क्या आपको लगता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशन हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बैलेंस वे में देना चाहिए। हाउ डज वन डिवाइड द वर्ल्ड बाय सिविलाइजेशंस और कल्चर्स गिवन दैट नेशंस हैव सो मेनी कल्चरल स्ट्रीम्स विद इन देयर बॉर्डर्स। अब चलिए अगर मान लीजिए कि हम सिविलाइजेशन कल्चर के बेसिस पे भी सीट देने लग जाएं, तो भी तो सोचिए ना कितना ज़्यादा डिवीजन हो जाएगा, कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी सिविलाइजेशंस और कल्चर्स हैं। एक एक नेशन में देखिए, आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए तो कितने सारे कल्चरल स्ट्रीम्स हैं, ठीक है ना। कल्चरल वे में छोटी छोटी जो कह सकते हो कि नहरें, नदियाँ जो हैं वो आपको विद इन द बॉर्डर्स आपको मिलेंगी। तो सबकी अपनी अपनी धाराएं, अपने अपने कल्चर हैं। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आ रिलेटेड इशू वाज टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप टू ऑल टुगेदर। तो एक रिलेटेड इशू का देखा जाए तो ये है कि हमें क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर, ठीक है, कि जो नेचर है मेंबरशिप का उसको हमें चेंज करना है। सम इंसिस्टेड फॉर इंस्टेंस दैट द वीटो पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स बी एबॉलिश। कई लोगों का ये भी मानना है कि जो वीटो पावर आपने दे रखी है 5 परमानेंट मेंबर्स को, उसको खत्म करना चाहिए, ठीक है, एबॉलिश मतलब उसको खत्म कर दो सिस्टम को। मैनी परसीव, ठीक है, और काफ़ी लोग परसीव भी करते हैं ये चीज़, द वीटो टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद the concept of democracy and sovereign equality in the UN and thought that the veto was no longer right or relevant। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि वीटो पावर की बात हो रही है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वे होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा झगड़े की बात होती है इस कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी में और सोवेरियन इक्वालिटी इन द यूएन, कि यूएन की खुद की जो सोवेरियन इक्वालिटी है, यानी सोवेरियन मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की जो स्वतंत्रता होती है, वो इक्वालिटी यहाँ पे यूएन में नजर नहीं आती, किसकी वजह से, वीटो पावर की वजह से। एंड थॉट दैट द वीटो वाज नो लॉन्गर राइट और रेलिवेंट। इसके साथ जो वीटो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको आप एक राइट और लॉन्गर राइट और रेलिवेंट वे में नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला है, इन द सिक्योरिटी काउंसिल दिया आर 5 परमानेंट मेंबर्स। तो अब हम थोड़ा सा वीटो पावर के बारे में जान लेते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल में देखा जाए तो 5 परमानेंट मेंबर्स हो और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, चाहे कितनी भी कंट्रीज हों, बट उनको जो परमानेंट मेंबर्स हैं तो वो तो फिक्स हो गए हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो एकदम फिक्स हो गए हैं। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो इनकी जगह जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो अपना कार्यकाल जो है 2 साल का वो पूरा करते हैं, उसके बाद नए चुने जाते हैं इनके लिए। तो देखिए द चार्टर गेव द परमानेंट मेंबर्स अ प्रिविलेज पोजीशन टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो देखिए जो चार्टर है, जो राइट्स पूरे लिखा है, जिसमें एकदम सारी सारी बातें लिखी गई, एक ऑफिशियल ऑर्डर समझिए, तो उसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको प्रिविलेज्ड यानी एक स्पेशल फैसिलिटी यानी स्पेशल पोजीशन दी गई है। और ये कब उनको स्टेबिलिटी दी गई है कि वो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के, और
कब दी गई है? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, क्योंकि काफी पावरफुल थे इकोनॉमिकल वे में भी और मिलिट्री वे में भी, जो जैसा कि क्राइटेरिया हमने अभी बात करी। इसके बाद देखिए जो मेन प्रिविलेजेस ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स है आर परमानेंसी एंड द वीटो पावर। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए कि जो प्रिविलेजेस की बात हुई कि स्पेशल जो इनको फैसिलिटीज दी है वो ये है कि जो 5 मेंबर्स हैं ये हमेशा परमानेंट रहेंगे, यानी परमानेंसी, ठीक है, परमानेंट रहेंगे, हमेशा रहेंगे, और साथ ही इनको वीटो पावर मिली हुई है। इसके बाद देखिए नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो वो जो अपना काम करेंगे उनका जो कार्यकाल है वो सिर्फ 2 साल का है, और इसके बाद अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद वो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, उनके बाद दूसरी कंट्रीज यहाँ पे इलेक्ट होती हैं। अच्छा, एक कंट्री जो है अभी बनी है उसके बाद वो फिर से तुरंत री इलेक्ट नहीं हो सकती, यानी अगर वो 2 साल अपने खत्म कर लिए तो उसके बाद ऐसा नहीं कि वो फिर से आ जाए, ऐसा नहीं है, उसकी जगह दूसरी कंट्रीज आएंगी, बाद में वो आ सकती है बट तुरंत नहीं आ सकती है 2 साल के बाद। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अ मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ ही देखिए जो नॉन परमानेंट मेंबर्स को जो उनको लिया जाता है उनको इस मैनर में लिया जाता है ताकि वो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हो और उनको वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखा जाए तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं डू नॉट हैव द वीटो पावर। तो ये बात बहुत याद रखने की जरूरत है, का डिफरेंस भी आता है तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे परमानेंसी है और इसमें वहाँ पे वीटो पावर है, बट नॉन परमानेंट मेंबर्स में ना ही परमानेंसी है और ना ही वीटो पावर है। तो डिफरेंस ये है कि इनके पास वीटो पावर नहीं है। अच्छा, अब हमें समझना है कि वीटो पावर क्या होती है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन मिलता है तो ये देखिए क्वेश्चन बन गया है व्हाट इज द वीटो पावर, और इसका आंसर क्या है? इन टेकिंग डिसीजन। देखिए कोई भी फैसला जब लेते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड्स बाय वोटिंग, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है किस तरह से कोई भी डिसीजन लेती है? वोट देती है, ठीक है। तो ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट, ठीक है, हर एक मेंबर्स के पास एक वोट होता है। हाउएवर द परमानेंट मेंबर्स कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर सो दैट इवन इफ ऑल द other permanent and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent members negative vote can stall the decision. This negative vote is the veto, ठीक है। तो देखिए बात समझने की, पूरा का पूरा जो पैराग्राफ मैंने अभी रीड किया है इतना पोर्शन, यही आपका वीटो पावर का आंसर है कि देखिए हर एक मेंबर चाहे वो परमानेंट मेंबर हो यानी नॉन परमानेंट मेंबर हो, उसके पास वोट देते हैं वो लोग कोई भी डिसीजन जब लेना होता है, यानी 15 लोग, ठीक है, 5 वो हो गए और 10 ये हो गए नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो पूरे 15 वोट पड़ते हैं, ठीक है, 15 वोट पड़ते हैं किसी भी डिसीजन को लेके। बट क्या है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास एक वोट है, यानी वीटो पावर है, और उनके पास नेगेटिव वोट है, ठीक है। वो उस नेगेटिव वोट का इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें लगता है वो उस डिसीजन में अपनी सहमति नहीं देना चाहते हैं, बाकी सब हाँ कह रहे हैं तो ये अब ना कहेंगे, ठीक है, कि नो, ठीक है, रिगार्डिंग किसी भी डिसीजन। और जब ये ना कहते हैं तो इन्हीं का वोट जो है उस वोट को हम नेगेटिव वोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और स्टॉल का मतलब है कि वो डिले करते हैं किसी भी डिसीजन को, क्योंकि उन्होंने नो कह दिया तो वो फिर जो परमानेंट मेंबर ने अगर अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए अगर नो कह दिया तो इसका मतलब वो डिसीजन पास होगा ही नहीं, तो इस वजह से वो काफी डिले कर देते हैं, स्टॉल मतलब डिले कर देते हैं उस डिसीजन को। दिस नेगेटिव वोट इज द वीटो, और इसी नेगेटिव वोट को हम वीटो के नाम से जानते हैं। तो हमने वीटो पावर काफी बार पढ़ा भी था प्रीवियस क्लासेस में, बट ये जो नेगेटिव वोट का नाम आया, ये जो वर्ड है ये हमने आज मतलब इसमें आपने पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा, while there has been a move to abolish or modify the veto system, there is also a realization that the permanent members are unlikely to agree to such a reform. तो देखिए अब हम अगर चाहें तो कि एबोलिश कर दें और मॉडिफाई कर दें इस वीटो सिस्टम को, तो रियलाइजेशन यानी वास्तविक वे में ये भी है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं, क्योंकि उनके वो तो एक शक्ति की तरह इसको वीटो पावर को एक शक्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं सिस्टम को, तो परमानेंट मेंबर्स इस चीज़ के लिए कभी भी एग्री नहीं होंगे इस तरह के रिफॉर्म के लिए कि वीटो पावर जैसे सिस्टम को हटा दिया जाए, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो also the world may not be ready for such a radical step even though the cold war is over. इसके साथ ही देखिए वर्ल्ड भी इस तरह के रेडिकल स्टेप के लिए कोल्ड वॉर के बाद खत्म होने के बाद इस स्टेप के लिए रेडी भी नहीं है। तो विदाउट द वीटो देयर इज द डेंजर एज इन 1945 दैट द ग्रेट पास्ट वुड लूज इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बॉडी दैट दे वुड डू व्हाट दे प्लीज आउटसाइड इट। तो इसके साथ देखिए अगर विदाउट द वीटो, अगर विदाउट वीटो ना हो तो क्या होगा, एक डेंजर हो जाएगा, जैसे कि 1945 में देखा गया कि जो ग्रेट पास्ट थी उन्होंने किस तरह से अपने लूज करे अपने इंटरेस्ट को वर्ल्ड बॉडी में, और अपने आप को उन्होंने सिर्फ अपने आप के बारे में सोचा और बाकी वर्ल्ड के बारे में नहीं सोचा, एंड दैट विदाउट देयर सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट द बॉडी वुड बी इनइफेक्टिव। और इसी के साथ देखिए अगर यूएन में इस तरह की बॉडीज नहीं हुई, इस तरह की कंट्रीज नहीं हुई, तो उनके सपोर्ट के बिना, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना ये जो यूएन है, इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी बनती हैं वो बिल्कुल ही इनइफेक्टिव होंगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा यूएन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर आपको हो गया आपको। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है जुरिसडिक्शन ऑफ द यूएन, और मैं आपको ये अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।